नमस्कार मित्र। आज सीधू ने सच में हम गुजराती में जिसे कहते हैं एक गाने बे कटकानी बात करनार देश के प्रतिष्ठित वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखड़े जी हमारे साथ जुड़े हैं और बिहार के अप्रत्याशित परिणामों पर, चुनाव परिणामों पर वो बात करेंगे। अशोक जी बेबाक बात करने के लिए मशहूर है, किसी की परवाह नहीं करते मगर तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। इसलिए आज अशोक जी सीधू ने सट में आपका स्वागत है और हम आपसे जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि वास्तव में बिहार में चमत्कार कैसे हुआ। ये नॉन बायोलॉजिकल का चमत्कार है कि गणेश जी का चमत्कार है, क्या चमत्कार है अशोक? हरि भाई जी, ये मुझे कोई चमत्कार नहीं लगा। हाँ, निर्लज्जता का एक उच्चांक और चुनाव आयोग ने स्थापित किया। जब एग्जिट पोल आए तब मेरी बात हुई थी, तब मैंने लगातार मैं जहां भी बात कर रहा था, मैंने कहा था कि एग्जिट पोल डिजाइन किए गए हैं आने वाले नतीजों को जस्टिफाई करने के लिए, ताकि जब नतीजे ऐसे आए तो लोगों को लगना चाहिए कि एग्जिट पोल ने भी तो दिया था। लेकिन इतने सालों के हमने चुनाव कवर किए हैं, मैंने पहली बार देखा कि जहां रैलियों में कुर्सी खाली होती है वहां जीत हो जाती है, और जहां रैलियों में भीड़ होती है वहां हार जाती है। एक कॉन्स्टिट्यूंसी जहां रैली में प्रधानमंत्री जी के रोड शो में लोग नहीं है और विपक्ष के रोड शो में पैर रखने को जगह नहीं है, उस जगह पे सत्ता पक्ष क्लीन स्वीप करता और विपक्ष को सीट नहीं मिलती। ये डिजाइन किया हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलता हूं जी। जब लोकसभा 2024 के चुनाव हुए तब जिस कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे कि अब की बार 370 पार और 400 पार की बात हो रही थी, संविधान बदलने की बात हो रही थी, क्योंकि इनको विश्वास था कि हमारे पास 300 सीटें हैं, 305 सीटें, उसमें से 300 तो हम आ ही रहे हैं, कुछ जुगाड़ 60-70 का करें तो 370 हो जाए। वो जुगाड़ किया इन्होंने। ये एडीआर कहता है 60 सीटें ऐसी है जहां मशीन की गड़बड़ है। माननीय वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारामन, उनके पति एक अच्छे इकोनॉमिस्ट है, वो तो 70 सीट बोलते हैं कि जुगाड़ से हुई है। ये जो हमारे लोकसभा के एमपी हैं निशिकांत दुबे, उन्हें तो एक इंटरव्यू में कहा कि बीजेपी की औकात 150 सीट से ज्यादा नहीं है, बाकी सब मोदी है। तो मोदी के मायने सिस्टम है, आप उसको सिस्टम पकड़िए। तो आपने देखा कि हमने 60-70 सीटें डिजाइन की, वो गलत की। उसके जगह 150 सीटें डिजाइन करते तो 300 पार हो जाते। तो लोकसभा के बाद जिस महाराष्ट्र में 48 में से सिर्फ 9 सीटें बीजेपी को मिली थी, वहां 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव होते हैं और फिर वहां डिजाइनर रिजल्ट आते हैं। बीजेपी अपने बलबूते पे 288 में से 130 सीटें ले जाती है। लेकिन जब आंकड़े आप स्टडी करेंगे तो बीजेपी ने पिछले विधानसभा में यह देख लिया था कि वो और शिवसेना दोनों मिलकर सरकार बनाती, लेकिन शिवसेना ऐसा फैक्टर था, जहां शिवसेना जाएगी उसकी सरकार बनेगी। तो शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाकर सरकार बनाई और बीजेपी को अपोजिशन में आना पड़ा। तो उन्होंने पहले शिवसेना तोड़ी, 2.5 साल के लिए एक सरकार का प्रयोग किया जी। और फिर 2.5 साल बाद जब चुनाव हुए, यानी 5 साल बाद जब चुनाव हुए, तो चुनाव ऐसे डिजाइन किए जहां विपक्ष को 42 सीट पे लाके रख दिया, पूरे विपक्ष को, इंडिया गठबंधन को। जी। और एकनाथ शिंदे और अजित पवार को ऐसे लेवल पे ला दिया कि ये तीनों इकट्ठा करके भी सरकार नहीं बना सकते, ये दोनों मिलके भी सरकार नहीं बना सकते। बीजेपी इनकी सबकी मजबूरी हो गई। तो ये
आंकड़े का खेल सबसे पहले अजित पवार को समझ में आ गया, तो अजित पवार ने नतीजा आने के दिन ही घोषित कर दिया कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा और मेरा पूरा समर्थन है। तो अजित पवार के 41 और बीजेपी के 301, सॉरी 130, उसी दिन निर्णय जिस दिन आया उसी दिन बीजेपी के पास 172 का समर्थन था, और आपको चुनाव के लिए 172 की जगह आप 145 चाहिए थे, तो आपके पास 30 सीटें ज्यादा थी। जी। फिर एकनाथ शिंदे की मजबूरी हो गई कि समर्थन दे, नहीं तो करता क्या, विपक्ष में भी बैठ के क्या करता। एकनाथ शिंदे के 51 और विपक्ष के 42, दोनों मिलके भी क्या करते। सही बात। तो इस चुनाव में जो डिजाइन किया गया वो इतना बेहतरीन है कि पिछले 25 साल से जो नीतीश की दुकान चल रही थी वो बंद हो गई। 2000 जब से नीतीश कुमार है, 2010 के बाद से आप लगातार देखते हैं, तो नीतीश कुमार ऐसा एक फैक्टर था कि बगैर नीतीश कुमार के आप सत्ता में नहीं आ सकते। सही बात। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री 20 साल तक रहे, जी। कभी बीजेपी के समर्थन से, कभी कांग्रेस से, आरजेडी के समर्थन से। आरजेडी के साथ। लेकिन आंकड़े ऐसे थे कि बगैर नीतीश कुमार सरकार नहीं बनती, आरजेडी कभी बीजेपी के साथ जाएगी नहीं। तो एक ही कॉमन फैक्टर है, आलू जो सभी सब्जियों में चल जाता है, वो नीतीश कुमार थे। तो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री की दादागिरी को पहली बार इस डिजाइनर ज्ञानादेश में पलीता लग गया। आज नीतीश कुमार की सीटें ठीक आई, लोग कहते कि भाई 53 थे, उससे आज बढ़ के 30 सीटें प्लस हो गई, बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ। लेकिन इतने सीट आने के बाद भी नीतीश कुमार कहां है? कहीं नहीं है, क्योंकि बीजेपी के पास 95 सीट है, 95, 101 लड़े थे। अब एक्चुअली तो बीजेपी ने तो ये इंटरप्रिटेशन करना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए कि ये 6 सीटें कैसे हारे। 101 में से 95 आ गए, तो 6 सीटें क्यों हारे? तो 95 बीजेपी की, 19 पासवान की, दोनों मिलके 114 होते हैं। 22 फिर चाहिए। मांझी, हाँ, फिर मांझी की 5 है, वो हो जाती है 119, और 4 सीटें दूसरे एक पार्टनर की है, मुकेश की, ये राष्ट्रीय हो जाती है लोकमत। 223। 223 पे आज बीजेपी सरकार बना सकती है अपने मुख्यमंत्री के साथ, जिसमें जनता दल यूनाइटेड का कोई रोल नहीं होगा। तो नीतीश कुमार को सबसे पहले उसके पार्टी को निपटा पलटा दिए। लगा दिया, निपटा दिया इस चुनाव में। आरजेडी और कांग्रेस को तो निपटा नहीं था। कांग्रेस का तो एक अच्छा काम है कि कांग्रेस बीजेपी का काम थोड़ा हल्का कर देती है। भाई बाकी लोगों को हराने के लिए एक डिजाइन करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उन सीटों पे, बहुत माइक्रो लेवल पे। कांग्रेस अपने सीटें ऐसी बेचती है कि वहां पे चुनाव आयोग को भी कुछ करने की जरूरत नहीं, बीजेपी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, लोग ही हरा देते उनको। कांग्रेस एक सीट पे है सिर्फ, एक दो नंबर आता है कांग्रेस का। एक सीट पे मैं गारंटी से बोल सकता हूं, क्योंकि वहां 20,000 का लीड है, वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और वो विधायक विधाकर है। जो दूसरी कांग्रेस कभी कभी आगे जाती है, पीछे जाती है, वो 300 200 मतों से आगे है, वो निपट जाएगी चुनाव होते होते। तो कांग्रेस अचीवमेंट 1 सीट फ्रॉम 19 सीट। मैंने कहा था शायद आपके भी शो में कि सिंगल डिजिट पे आएगी कांग्रेस। सर गुजरात में जो हुआ उसका रिपीट लगता है। हाँ, तो कांग्रेस के लिए। जिस आदमी ने गुजरात किया, अलोवरा ने, उसी को गुजरात करने के लिए ही बिहार भेजा। प्लीज रिपीट द रिजल्ट्स ऑफ गुजरात इन बिहार। उसी अलोवरा को अब आसाम और बंगाल में भेजा जाएगा। जहां जहां थोड़ी बहुत कांग्रेस है उसको खत्म करने के लिए ये नई नई तरीके कांग्रेस इजाद करती है कि हमारा बेस कैसा खत्म करे। तो आज के जो चुनाव के नतीजे है, मैं मानता हूं वेरी वेल डिजाइंड, डिजाइन टू सूट बीजेपी, डिजाइन टू एलिवेट, नॉट एलिवेट, डब जेडीयू,
और अब कोई कहेगा कि महिलाओं की वजह से इतनी सीटें मिली है और महिला मतदाता है। ये सारा डिजाइन होता है पहले। 10,000 रुपए का महिलाओं का मतदान, तो हमेशा महिलाओं का मतदान ज्यादा ही रहा है बिहार में, क्योंकि बिहार के पुरुष बाहर काम के लिए जाते हैं। कई बार आधी तो आबादी वोटिंग के लिए आती भी नहीं वापस, जी। तो महिलाएं घर में वोट करती हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये नरेशन डेवलप किया जाता है ताकि डिजाइन किए हुए, आप जब डिजाइनर कपड़े, मतलब ऑर्डिनरी भाषा में बोलूं तो एक होता है रेडीमेड शर्ट खरीदते हैं और एक टेलर के पास सिलवाते हैं। तो जब आप टेलर के पास सिलवाने जाते हैं कपड़े, तो सबसे पहले वो क्या करता है, आपका नाप लेता है। एसआईआर जो है, ये नाप लेने की सिस्टम है। चुनाव आयोग एसआईआर करके नाप लेता है कि विपक्ष को कहां निपटाना है, कितनी सीटें विपक्ष का मतदाता कम करने हैं, कितना मतदाता अपना बढ़ाना है। और एक बार सुटेबल नाप हो गया कि फिर उसके हिसाब से कपड़े सिलवाए जाते हैं। वाह वाह। और जब कपड़े सिलवाए जाते हैं तो उसके पहले जो कपड़ा लाया जाता है, अड़ोस पड़ोस में वो बताया जाता है कि ये कपड़ा रेमंड का है, बहुत बड़ा कपड़ा है, ये बहुत महंगा कपड़ा है। तो सब दूर चिल्ला चोट शुरू हो जाती कि बहुत महंगा कपड़ा है, बहुत महंगा कपड़ा है, बहुत महंगा कपड़ा लाया, बहुत महंगा कपड़ा लाया। फिर वो टेलर की बड़ाई होती कि क्या सिलाया टेलर ने, बहुत बढ़िया, क्या चुनाव करवाया शांतिपूर्ण तरीके से, खूब बढ़िया। और फिर वो सिलाया शर्ट जब पहनता है आदमी, तब प्रेजेंट करता है अपने आप को। तो ये डिजाइनर रिजल्ट्स थे जो आज पेश हुए। मैं अमित शाह जी का भाषण, पुराना एक क्लिप सुन रहा था। उन्होंने कहा कि 14 तारीख के नतीजों के बाद कांग्रेस और आरजेडी साफ हो जाएंगी। साफ हो गई। आने वाले चुनाव का मैं भविष्य बताता हूं। आसाम में बीजेपी सरकार में वापस आएगी, बंगाल में बीजेपी सरकार बनाएगी और तमिलनाडु में बीजेपी सरकार बनाएगी। वॉच माय वर्ड्स। 2029 में बीजेपी 400 प्लस होगी और 2029 तक इस देश में एक भी राज्य ऐसा नहीं होगा जहां बीजेपी की सरकार नहीं होगी। उसके बाद 2029 के बाद इस देश में वन पार्टी सिस्टम चालू होगा। संविधान भी बदलेगा, बहुत सारी बदलाव आएंगे। तो 2029 तक का मैंने टाइम दिया है। आप भी अपना चैनल चलाइएगा, हमको भी बुलाने के लिए बोल दीजिएगा। उसके बाद ना बोलने का अधिकार होगा ना कुछ होगा। ये दिख रहा है सामने। इतने सालों को कवर करते हुए चुनाव हो गए। अब ऑलमोस्ट, अब मैं रिटायरमेंट का एज आ गया मेरा। मेरे साथ जितने भी बैचमेट थे, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, गवर्नमेंट जॉब में, जो मेरे क्लासमेट्स थे, सब रिटायर्ड हो गए। मैंने ऐसे चुनाव नहीं देखे और ऐसे नतीजे नहीं देखे। महाराष्ट्र में ऐसे नतीजे आए, उसके बाद हरियाणा में ऐसे नतीजे आए, लेकिन उसमें थोड़ा सा नमक में आटा, आटा में, और बिहार में तो नमक का आटा गुथा गया। कोई कहेगा कि ये जनादेश का अपमान कर रहे हैं आप। जनादेश में इसको मानता नहीं, क्योंकि फील्ड पे देख चुका हूं चीजों को। जो चीजें देख लेते हैं उसको कैसे हम भूल सकते हैं। सामने हाथी आया तो हाथी कहूंगा, मैं हाथी को हिरण कैसा कह सकता हूं। हो सकता है 50 लोग उसको हिरण कहे, क्योंकि किसी ने कहा कि हिरण कहने से तुम्हारा भला होगा। लेकिन मुझे अपने भले से, अपनी क्रेडिबिलिटी का सवाल है, इसलिए मैंने कहा कि मैं हाथी को हाथी ही कहूंगा, हिरण नहीं कहूंगा। जो नतीजे सामने आए हैं वो दिखते हैं। और ये अब प्रजातंत्र, लोकतंत्र, संविधान की लड़ाई और गंभीर होती जा रही है। इसके बाद संघ का क्या होगा? इसके बाद अमित शाह जी बीजेपी में इतने पूर्ण रूप से अब वो स्थापित हो गए हैं। अब ना संघ की हिम्मत है, ना बीजेपी में कोई नेतृत्व ऐसा सामने आएगा जो अमित शाह को चैलेंज कर सकता है। क्योंकि अमित शाह नतीजे देने वाले, चाहे कैसे भी हो, लोग नतीजे देखते हैं, कैसे नतीजे लाए जाते हैं ये देखते नहीं। और विपक्ष को, जैसा यशवंत सिन्हा ने ट्वीट करके कहा, बहुत बीजेपी के बड़े नेता है, दिग्गज, बहुत कम लोग हैं बीजेपी में जो सीनियर होंगे। आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी के साथ उन्हीं का नंबर आता है।
उन्होंने कहा कि क्या विपक्ष को अब चुनाव लड़ना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि पैसा भी खर्चा करते हो, एनर्जी भी खर्चा करते हो, सब कुछ करते हो और नतीजे तो वही आते हैं कि जो किसी एक को चाहिए होते हैं। जब नतीजे ही डिजाइनर के हैं, तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे? उनके पास कोई चारा नहीं बचता। उनके पास एक ही काम है, या तो आप चुनाव लड़ना बंद कर दो। और ये कई चीजें हुई है इसमें। अब चुनाव आयोग ने कहा कि बहुत बढ़िया सारूची रूप से चुनाव संपन्न हुए, शांति रूप से। शांति किसको कहते हैं? मैंने उस दिन भी कहा था और मैं आज फिर कहता हूँ, क्या स्ट्रांग रूम के बाहर लाठीचार्ज कभी सुना है? इस बार स्ट्रांग रूम के बाहर लाठीचार्ज हुआ, जिसमें उम्मीदवार, पत्रकार सब पीटे गए। क्यों रात को 2 बजे लाठीचार्ज होता है भाई? क्यों लोग रात को 2 बजे उत्तेजित हो जाते हैं? क्योंकि स्ट्रांग रूम के साथ खेल होता हुआ दिखाई देता है। अंदर ट्रक्स जाते हैं। 5 घंटे तक अंदर ट्रक क्या करता है, कोई किसी को बो बता दिखने नहीं देते। 5 घंटे बाद ट्रक में खाली डब्बे दिखाए जाते हैं कि तो उसमें तो खाली डब्बे थे। तो डब्बे आए कहाँ से थे? किस लिए आए थे? कोई जवाब नहीं। 7 तारीख को, 6 तारीख के चुनाव के पहले फेज के वोटिंग के बाद फिर स्ट्रांग रूम में छेड़खानी करते हुए लोग पकड़े जाते हैं। वो बोलते हैं कि वो मतगणना की तैयारी कर रहे थे। 14 तारीख की तैयारी 6 तारीख को क्यों करेगा कोई? 11 तारीख के सेकंड के फेज के बाद 12, 13 2 दिन थे मतगणना के लिए, और आज 14। वीवीपैट की पर्चियां रास्ते पे मिली, क्यों मिली? और चुनाव आयोग ट्वीट करके लिए बोलता है कि सब वीवीपैट का मैचिंग भी होगा। अरे वीवीपैट हो तो ना, वीवीपैट की पर्चियां तो रास्ते पे मिल रही थी लोगों को। आपने एक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया, वापस ले आओगे उसको? नतीजे आ गए अभी। लोग कहते कि आप बोलते हो कि वोट चोरी हो गई। अशोक जी, हेलो हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी। अशोक जी, आपकी मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है। नहीं, बीच में पावर सप्लाई डिस्टर्ब हो गया। नहीं, मेरे यहाँ का रिकॉर्डिंग दिख रहा था मुझे। अच्छा, आपके यहाँ दिख रहा था, हाँ, मगर मेरे यहाँ हाँ। वो हो गया। हम्म। तो मैं, मगर अब थोड़ा हम आगे समअप करें, बाकी का मैं एडिट कर लूंगा। हाँ, तो मेरा कहना, मैं मुझे लगा आप कहीं बाहर गए, इसलिए मैं नहीं आपका नहीं, मैं कंटिन्यू रहा। बाहर कैसे जा तो सकता अब, हूँ? आप तो ऑल जब ऑफ अ जब सडन यहाँ पर हाँ, लाइट जाती है। तो फिर से मैं कहता हूँ कि भाई चुनाव आयोग कहता है कि चुनाव संपन्न हुआ। कुछ लोग कहेंगे, मुझे मालूम है कि आप मतादेश लोगों ने जनादेश दिया, इसका आप अपमान कर रहे हैं। मैं जी जानता हूँ जनादेश किसको कहते हैं। खाली रैली जहां हो और जहां भीड़ लगी हो, वहां विपरीत यदि चुनाव के नतीजे आए तो जनादेश नहीं होता। महाराष्ट्र में भी जनादेश नहीं हुआ। लोग आज भी पूछते हैं कि हमने मतदान दिया नहीं, कैसे हो गए? फिर लोग कहते हैं कि आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? कोर्ट किसके खिलाफ जाएंगे? ये पहली बार हुआ इस देश में। इस देश में राष्ट्रपति के खिलाफ आप कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन राष्ट्रपति जब रिटायर्ड हो जाते हैं तो आप उनके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं। जा सकते हैं। लेकिन इस देश में चुनाव आयुक्त ऐसा है कि जो सत्ता में जब कुर्सी पे बैठा है, आप उनके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते, और रिटायरमेंट होने के बाद भी उनके खिलाफ कोई केस नहीं बन सकता। ये कौन सा मोदी कानून है ने भाई? क्या रहा है? मोदी ने ही ये क्यों कानून बदला। ये कानून बदला है, क्यों बदला है? क्योंकि जिन चुनाव आयुक्तों से आप ये कुकर्म करवाओगे, गलत काम करवाओगे, फ्रॉड करवाओगे, कभी गलती से सरकार बदली और यदि पकड़ में आ गया तो उसको जेल ना हो, इसलिए पहले से सुविधा की गई है। आपको इतना चुनाव आयोग पे और इतना ट्रांसपेरेंसी पे विश्वास था, तो फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को बिठा देते। और न्यायपालिका में जाने के बाद भी क्या करें? न्यायपालिका भी तो हमारी अंधी है। कौन सा न्याय कहां मिलता है? सही बात। महाराष्ट्र में 2.5 साल ये सरकार गैर कानूनी है, ये बोलने के बाद भी 2.5 साल सरकार चलने दी। आज भी एसआईआर के ऊपर महाराष्ट्र में कह रहे हैं कि साहब ये फ्रॉड लिस्ट है। लोकसभा चुनाव के नतीजे बदल गए इस चुनाव के मतदाता सूची से विधानसभा में। कम से कम अब जी इसको ठीक करो। लेकिन नहीं, अब इसी पे लोकल बॉडीज के इलेक्शंस भी होंगे। जब चुनाव आयोग, न्यायपालिका, सत्ता पक्ष सब एक ही सोफा सेट पे बैठ के चाय पी रहे हैं, तो फिर ऐसे में लोकतंत्र का वस्त्रहरण हो रहा है। ये कलयुग है, वो द्वापर युग था।
जहां द्रौपदी के वस्त्र को हाथ लगाया दुशासन ने और भगवान श्री कृष्ण ने बस हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, वो जपती गई और नारायण उसकी लज्जा बचाते गए। ये कलयुग है। यहाँ लोकतंत्र का चीरहरण दिन दहाड़े हो रहा है और सभी लोग भीष्म जैसे मूक दर्शक बने हुए हैं। अब मगर अब होगा क्या? कुछ नहीं होगा। वन पार्टी सिस्टम के लिए हम जाएंगे। मुझे लगता है शायद देश की जनता यही पसंद करेगी। जब वन पार्टी सिस्टम सामंतशाही। होगी, सामंतशाही जब आ जाएगी, तब हो सकता है आने वाले 50-60 साल में कोई 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 एक आध गांधी और आएगा, एक आध सुभाष चंद्र बोस और आएगा। गांधी और सुभाष चंद्र के बोस के बीच में कई लोग भगत सिंह जैसे शहीद होंगे, लेकिन चिंता किसको है? 700 किसान शहीद होने पे भी मेरे लिए शहीद हुए क्या? ये बोलने हाँ, वाले जब प्राइम लोग होंगे। मिनिस्टर। हाँ, राइट। तो अब आने वाला समय सिर्फ अमित शाह और अमित शाह का है, ये बात मान लीजिए। चाहे भाजपा हो, चाहे संघ हो, अगला संघ चालक कौन होगा ये भी अमित शाह तय करेंगे। नहीं, यानी अब ये अमित शाह प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? आराम से बनेंगे, अब उनको कोई रोक नहीं सकता। मोदी का क्या अब होगा? मोदी रिटायर हो जाएंगे। उन्होंने पहले कहा था कि मैं झोला उठा के चला जाऊंगा। ओहदा छोड़ेंगे? ये अमित शाह तय करेंगे, ये मोदी जी के हाथ में नहीं है अभी। बिहार के चुनाव के बाद अमित शाह जी ने बता दिया कि वो चुनाव जीतवाना भी जानते हैं, डिजाइन करवाना भी जानते हैं। अब उनको रोकने वाला कोई नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि बिहार के चुनाव इन 2 गुजरातियों का भविष्य तय करेंगे, क्योंकि अमित शाह यदि ये चुनाव सिंगल हैंडेडली जीतते हैं तो फिर नरेंद्र मोदी जी का भी भविष्य अमित शाह ही तय करेंगे। मगर ये तो देश के भविष्य का मामला भी है ना, इससे जुड़ा। ये भविष्य नहीं, अब देश माने ये लोग हो गए हैं। देश माने सिस्टम हो गई है। अब एक सिस्टम के पार्ट है आप और हम भी। इसी में चलेंगे, स्ट्रगल कंटिन्यू रहेगा। ऐसा नहीं कि आप और हम चुप रहेंगे। हम सीधी और बात आप है। लगातार, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि महात्मा गांधी ने ये सोचा होता मेरे साथ कौन है। मैं गुजराती आदमी, ठीक से हिंदी नहीं बोल सकता। क्या थे महात्मा गांधी? लोगों ने साउथ अफ्रीका में उन्होंने क्या किया था? कुछ उच्च प्रभु लोगों ने जो अंग्रेजी अखबार पढ़ते थे उस समय, उन्होंने मालूम था महात्मा गांधी। आम आदमी को क्या मालूम थे बाप? सही बात। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं क्या हूं, वो संघर्ष करते रहे। आजादी एक दूसरी लड़ाई है, फिर से आजादी। वो आजादी की लड़ाई शुरू दूसरी होगी। लड़ाई लड़ने के लिए हमारे लोगों को तैयार रहना पड़ेगा, वरना लोकतंत्र तो खतरे में आ ही चुका है। और आने वाले दिन जनता को जागरण करना होगा, जनता को संघर्ष करना होगा, हम सबको संघर्ष करना होगा। डॉक्टर आम्बेडकर के संविधान को जो हमारे महारथियों ने स्वीकार किया था संविधान सभा में, वो संविधान विश्व का श्रेष्ठ संविधान, उसको बचाए रखने के लिए, लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए हमें, आपको, सबको हमें संघर्ष करना होगा। अशोक जी, आज आप हमारे साथ जुड़े, आपकी व्यस्तताओं के बीच में भी, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद। नमस्कार, और फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। नमस्कार।